हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज आर्टिकल 32, जिसमें हमें 5 रिट्स के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट और पर्पस क्या है, यह सबसे पहले हम देखते हैं कि रिट एक्चुअल में होती क्या है। Writs are a written order from the Supreme Court or High Court that commands constitutional remedies for Indian citizens against the violation of their fundamental rights. Writs एक written order होते हैं, कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से, जो कि कमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, मतलब किसी भी इंडियन सिटीजन को रेमेडीज प्रोवाइड करती हैं ये रिट्स। किसके वायलेशन पे? उनके फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो वो आर्टिकल 32 में रिट्स इशू जो है, कोर्ट के पास जाएंगे तो कोर्ट जो है वो रिट इशू करेगी। आर्टिकल 32 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज that an Indian citizen can seek from the Supreme Court of India and High Court against the violation of his or her fundamental rights. The same article gives the Supreme Court power to issue writs for the enforcement of the rights, whereas the High Court has the same power under Article 226. तो सुप्रीम कोर्ट के पास रिट को इशू करने की पावर आर्टिकल 32 में है और हाई कोर्ट के पास यही सेम पावर आर्टिकल 226 में बताई हुई है। जब भी किसी भी पर्सन का, किसी भी इंडियन सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या एपेक्स कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर वहां पर जाकर के अपनी परेशानी बता सकता है। फिर उसके हिसाब से जो है सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करती है। Now, what is the concept and purpose? Article 32 of the Indian Constitution gives the right to individuals to move to the Supreme Court. हर एक इंडिविजुअल को ये राइट दिया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। देखो, वैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कोई भी सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी में हमने ये पढ़ा है कि कोई भी सूट जो है वो इंस्टीट्यूट होता है इन द लोवेस्ट कोर्ट। सबसे पहले हम लोवेस्ट ग्रेड के कोर्ट में, जो उसको कॉम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए, हम उसमें उसको सूट इंस्टीट्यूट करते हैं। बट जब आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो ऐसे केस में आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। सो मूव टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक जस्टिस व्हेन दे फील दैट देयर राइट हैज बीन अनड्यूली डिप्राइव्ड। अनड्यूली किसी ने उनके राइट को डिप्राइव किया है। द एपेक्स कोर्ट इज गिवन द अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शंस। एपेक्स कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो डायरेक्शन इशू कर सकते हैं or orders for the execution of any of the rights bestowed by the constitution at it is considered the protector and the guarantor of fundamental rights। ये आपके प्री में भी क्वेश्चन आया है कि हम किसको गारंटर और प्रोटेक्टर कहते हैं फंडामेंटल राइट्स का, तो हम किसे कहते हैं? इट इज आवर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ रिट्स पे। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है हेबियस कॉर्पस। ये आप लोगों ने एक मूवी में भी सुना होगा, आई गेस दृश्यम मूवी में अजय देवगन ने ये वाला वर्ड यूज किया था, हेबियस कॉर्पस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? टू हैव द बॉडी। ठीक है, it is one of the most important writs for personal liberty, which says you have the body. The main purpose of the writ is to seek relief from the unlawful detention of an individual. अगर आपके किसी फैमिली मेंबर का किसी ने अनलॉफुल डिटेंशन करके रखा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा करके अप्रोच कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि दैट वन family member of mine has been unlawfully detained by someone. It is for the protection of the individual from being harmed by the administrative system. Basically क्या होता है कि जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है, मान लो पुलिस ऑफिसर ने अनलॉफुली किसी को डिटेन करके रखा है, उसके पास कोई भी लॉफुल चीज नहीं है उसको डिटेन करने के लिए, उसके बाद भी उसने उसको डिटेन करके रखा है, तो उसके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ इस रिट को इशू करवा सकते हैं। And it is for safeguarding the freedom of the individual against arbitrary state action which violates fundamental rights under Articles 19, 21 and 22 of the Constitution. This writ provides immediate relief in case of unlawful detention. ये जो है रिट immediate relief हमें प्रोवाइड करती है अनलॉफुल डिटेंशन के केस में। कब इशू करी जाती है ये रिट?
Writ of habeas corpus is issued if an individual is kept in jail or under a private care without any authority of law. जैसे कि मैंने बताया ना कि पुलिस ऑफिसर ने अगर उसको जेल में रखा है या किसी प्राइवेट केयर में रखा है और उसके पास लॉ की अथॉरिटी नहीं है, तो हम हेबियस कॉर्पस की रिट जो है वो इशू करवा सकते हैं. A criminal who is convicted has the right to seek the assistance of the court by filing an application for the writ of habeas corpus if he believes that he has been wrongfully imprisoned and the conditions in which he has been held falls below minimum legal standard for human treatment. The court issues an order against prison warden who is holding an individual in custody in order to deliver that prisoner to the court so that a judge can decide whether or not the prisoner is lawfully imprisoned, and if not, then whether he should be released from custody. तो जो है अगेंस्ट प्रिजन वार्डन के अगेंस्ट जो है कोर्ट ऑर्डर इशू करेगी और उसको बुलाएगी कि आप प्रिजनर को डिलीवर करिए कोर्ट में, और फिर जज डिसाइड करेंगे कि क्या उसे लॉफुली इम्प्रिजन किया गया था. अगर किया गया था तो ठीक है, नहीं किया गया था, अगर नहीं किया गया था तो उसे वहां से निकालने की बात कोर्ट करेगी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, विच इज ऑल्सो नोन एज द हेबियस कॉर्पस केस. इसको हम हेबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जानते हैं. इट वॉज हेल्ड दैट द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी. इमरजेंसी के समय पर आर्टिकल 359 अगर लग गया है, नेशनल इमरजेंसी अगर लग गई है, तो भी हम हेबियस कॉर्पस के राइट को सस्पेंड नहीं कर सकते. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है. पहले क्या था ना कि इमरजेंसी के टाइम पर जो है हेबियस कॉर्पस की जो राइट थी उसको सस्पेंड कर दिया जाता था, लेकिन इस केस में ऐसा कहा गया कि हेबियस कॉर्पस की जो राइट है हम उसको सस्पेंड नहीं करेंगे ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी. Circumstances when the writ of habeas corpus cannot be issued. यही कुछ circumstances हैं जहां पर जो है habeas corpus इशू नहीं किया जा सकता है. 4 circumstances है. क्या? अगर detention lawful है तो इशू नहीं किया जा सकता. The case is being prosecuted for failure to comply with a legislative or judicial mandate. A competent court authorized the detention. Competent court ने उस detention को authorize किया हुआ है. The jurisdiction of the court on detention is ultra vires. तो ये 4 चीजें हैं जहां पर जो है हेबियस कॉर्पस की रिट इशू नहीं हो सकती. फिर हम आते हैं अपनी दूसरी रिट पे जो कि बात करती है क्यो वारंटो. उसका नाम क्या है? क्यो वारंटो. रिट ऑफ क्यो वारंटो implies thereby by what means. This writ is invoked in cases of public offices and it is issued to restrain persons from acting in public office to which he is not entitled to. इसमें बेसिकली ये रिट कब इशू करी जाती है? रिट तब इशू करी जाती है जब कोई ऐसा पर्सन पब्लिक ऑफिस होल्ड किए हुए है जिसके लिए वो एंटाइटल ही नहीं है. मतलब बेसिकली उसने किसी और के पब्लिक ऑफिस पे कब्जा किया हुआ है. Although the term office here is different from seat in legislature, but still a writ of quo warranto can lie with respect to the post of chief minister holding office, whereas a writ of quo warranto cannot be issued against a chief minister. क्यो वारंटी की जो रिट है वो चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जो है इशू नहीं करी जाती. इफ द पिटिशनर फेल्स टू शो दैट द मिनिस्टर इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड और दैट ही इज नॉट क्वालिफाइड बाय लॉ टू होल्ड द ऑफिस. अगर पिटिशनर ये नहीं बता पाया, ये नहीं दिखा पाया कि मिनिस्टर जो है वो प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं थे या फिर वो लॉ की तरफ से क्वालिफाइड नहीं थे, उसे ये बात प्रूव करनी होगी. अगर वो नहीं प्रूव कर पाया तो हम इस रिट को इशू नहीं कर सकते अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर. It cannot be issued against an administrator who is appointed by the government to manage municipal corporation after its dissolution. Appointment to public office can be challenged by any person irrespective of the fact whether his fundamental or legal right has been infringed or not. पब्लिक ऑफिस के अपॉइंटमेंट जो है, पब्लिक ऑफिस का अपॉइंटमेंट जो है वो कोई भी पर्सन चैलेंज कर सकता है. इट कैन बी चैलेंज बाय एनी पर्सन. इस बात से मतलब नहीं है कि क्या उसका फंडामेंटल या लीगल राइट वायलेट हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात से कोई मतलब नहीं है. कोई भी पर्सन चैलेंज कर सकता है. फिर हम आते हैं रिट ऑफ मैंडेमस पे. रिट ऑफ मैंडेमस मींस वीक कमांड इन लैटिन. दिस रिट, ये जो इसके वर्ड्स हैं जैसे हेबियस कॉर्पस का है टू हैव द बॉडी, हेबियस कॉर्पस का है टू हैव द बॉडी या यू हैव द बॉडी, ये ठीक है. क्यो वारंटो का है बाय व्हाट मीन्स एंड मैंडेमस का है वी कमांड.
इसको याद रख लो, इसको याद अगर रख लोगे तो बाकी की सारी बातें अपने आप याद आ जाएंगी। ठीक है, दिस writ is issued for the correct performance of mandatory and purely ministerial duties and is issued by a superior court to a lower court or a government officer. Mandamus, mandatory, mandamus and mandatory, यहां से याद रखो कि यहाँ पे जो सुपीरियर कोर्ट है, जो हमारी एपेक्स कोर्ट है, वो तब ये वाली रिट इशू करती है, पहले तो किसको करती है, लोअर कोर्ट को करती है या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को करती है। कब करती है, जब उन्होंने अपने कुछ भी ऐसा परफॉर्मेंस जो है वो करेक्ट नहीं किया है। However, this writ cannot be issued against the president and the governor. ये जो writ है वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट इशू नहीं करी जा सकती। Its main purpose is to ensure that the powers or duties are not misused by the administration or the executive and are fulfilled duly. देखो, इस रेट को इशू करने का मतलब मेन पर्पस ये है कि ये जो पावर्स और ड्यूटीज जो दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन को और एग्जीक्यूटिव को, ये मिसयूज ना करी जाए। अगर उन्होंने मिसयूज किया, कोर्ट को अगर ऐसा पता लग गया किसी के द्वारा, तो वो ये वाली रेट जो है वो इशू कर देंगे। ऑल्सो इट सेफ गार्ड्स द पब्लिक फ्रॉम द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। द मैंडेमस इज नीदर अ रिट ऑफ कोर्ट्स नॉर अ रिट ऑफ राइट, but that it will be granted if the duty is in nature of a public duty, जब कोई पब्लिक ड्यूटी सही से इफेक्ट में नहीं आई है। देखो, एक बात याद रखो, यहाँ पे पब्लिक वर्ड यूज हुआ है, प्राइवेट वर्ड यूज नहीं हुआ है। किसी भी प्राइवेट कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट आप मैंडेमस का रिट इशू नहीं करा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि वो पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, पब्लिक ड्यूटी पे वो इंसान होना चाहिए, बेसिकली सरकारी नौकर होना चाहिए। ठीक है, and it especially affects the right of an individual provided there is no more appropriate remedy. उस इंसान के पास इस मैंडेमस को इशू कराने के अलावा और कोई भी अप्रोप्रिएट रेमेडी नहीं है। इस वजह से वो जो है सुप्रीम कोर्ट में उसने सबसे पहले अप्रोच करना सही समझा, क्योंकि इसके अलावा इसके पास कोई और अप्रोप्रिएट रेमेडी नहीं है और वो डायरेक्टली स्पेशली जो है उस इंडिविजुअल की राइट्स को अगर इफेक्ट कर रहा है, वो पब्लिक ड्यूटी अगर वो बंदा डिस्चार्ज नहीं कर रहा है और वो स्पेशली इफेक्ट कर रहा है उस इंडिविजुअल की राइट्स को, और उसके अलावा उस इंडिविजुअल के पास कोई भी अप्रोप्रिएट रेमेडी नहीं है, तभी हमारी मैंडेमस इशू करेंगे सुप्रीम कोर्ट। द पर्सन अप्लाई फॉर द मैंडेमस मस्ट बी श्योर दैट ही हैज अ लीगल राइट टू कंपेल द अपोनेंट टू डू और रेफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। जो भी पर्सन मैंडेमस के लिए अप्लाई कर रहा है वो इस चीज के लिए श्योर होना चाहिए कि उसके पास लीगल राइट है कि आप अपोनेंट को कंपेल कर सकते हैं और या फिर अपोनेंट को रिफ्रेन कर सकते हैं कोई भी काम करने से। In the case of Binny Limited and others versus Sadasivan and others, 2005 का ये केस है। इसमें कह रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द स्कोप ऑफ मैंडेमस। स्कोप ऑफ मैंडेमस इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया, इट स्टेटेड दैट द रिट ऑफ मैंडेमस इज नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट एनी प्राइवेट रॉन्ग। यही मैं अभी आप लोग को बता रही थी, रिट ऑफ मैंडेमस अगर कोई प्राइवेट रॉन्ग किसी के साथ हुआ है तो आप उसमें जो है रिट ऑफ मैंडेमस अप्लाई नहीं करा सकते। इट कैन बी issued only when any public authority exercises its duty unlawfully or refuses to perform its duty within the ambit of law. जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी ड्यूटी सही से एक्सरसाइज नहीं कर रही, अनलॉफुली एक्सरसाइज कर रही है या फिर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही है लॉ के अंदर रह के, लॉ के एम्बिट में रह के, तो ये आप रिट ऑफ मैंडेमस इशू करा सकते हो। इन द केस ऑफ रामाकृष्ण मिशन वर्सेस कागो कुन्या 2019 का केस है, तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ प्राइवेट नेचर, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट नेचर का है एंड हैज नो कनेक्शन विद पब्लिक अथॉरिटी और उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है पब्लिक अथॉरिटी से, इट डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ द रिट ऑफ मैंडेमस। तो ये रिट ऑफ मैंडेमस के परव्यू में नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट इसे एंटरटेन नहीं करेगी। In the Hare Krishna Mandir Trust versus State of Maharashtra 2020, the Honorable Supreme Court held that the High Courts are obligated by law to issue writs. High Court जो है वो obligated है law की तरफ से कि वो writs issue करें of mandamus in order to enforce a public duty. फिर आते हैं हम writ of certiorari पे। certiorari का मतलब है to be certified। इसका जो हमारे पास वर्ड है वो है to be certified. It is issued when there is a wrongful exercise of the jurisdiction and the decision of the case is based on it. आप किसी भी कोर्ट ने wrongfully अपना jurisdiction exercise किया
और जो केस का डिसीजन है वो उस पर बेस्ड है. द रिट कैन बी मूव टू द हायर कोर्ट्स like the High Court or the Supreme Court by the affected parties. ठीक है. There are several grounds for the issue of writ of certiorari. Certiorari is not issued against purely administrative or ministerial orders, and that it can only be issued against judicial or quasi-judicial orders. बहुत important point है कि certiorari जो है वो किसी भी अगर कोई प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव या मिनिस्टीरियल ऑर्डर है इसके अगेंस्ट इशू नहीं किया जाएगा. सिर्फ कहाँ पर इशू किया जाएगा? जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी ने जो ऑर्डर निकाला है उनके, मतलब किसी कोर्ट ने कोई ऑर्डर निकाला है, किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोई ऑर्डर निकाला है क्वासी जुडिशियल में, तो ही हम जो है उनके खिलाफ इस रिट को इशू करवा सकते हैं. When is a writ of certiorari issued? It is issued to quasi-judicial or subordinate courts if they act in the following ways. ये 4 तरीके दिए गए हैं. अगर ये कोर्ट्स जो हैं और ये quasi-judicial अथॉरिटी जो हैं, अगर quasi-judicial का मतलब समझ में आ रहा है ना? quasi-judicial का मतलब होता है कि आधी जुडिशियल है. क्वासी का मतलब समझ लो कि आधा जुडिशियल वाला काम है इनका, जुडिशरी वाला काम है. ठीक है, पूरी तरीके से जुडिशियल नहीं है, आधा जुडिशियल है, इतना समझो सिर्फ आसान भाषा में. कब इशू करा सकते हैं? Either without any jurisdiction or in excess. आपने बिना किसी jurisdiction के केस का डिसीजन दे दिया या अपने jurisdiction से अधिक जाकर के आपने केस का jurisdiction दे दिया. जैसे मान लो आपका पेक्यूनियरी jurisdiction था सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए का फाइन लगाने का, आपने 50,000 रुपए का फाइन लगा दिया उस इंसान के ऊपर, तो ये तो जुरिस्डिक्शन के एक्सेस में चले गए ना. तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो डांट लगाएगी आपको, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट ऑफ सर्टियरी आपके खिलाफ इशू कर सकती है. इन वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, आपने नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया. भाई हमारे जितने भी लॉ हैं, जितने भी स्टैट्यूट्स हैं, सभी नेचुरल जस्टिस का जो है प्रिंसिपल फॉलो करते हैं. उनका सबसे बड़ा एम तो यही है कि हमें नेचुरल जस्टिस करना है. तो अगर वायलेशन हुआ है उस प्रिंसिपल्स का तो जो है ये रिट इशू हो सकती है. इन ऑपोजिशन टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो लॉ में प्रोसीजर दिया हुआ है उसके ऑपोजिट जाकर के आप कोई काम कर रहे हो तो ये भी नहीं चलेगा. इफ देयर इज एन एरर इन जजमेंट ऑन द फेस ऑफ इट, रिट ऑफ सर्टियरी इज इशूड आफ्टर द पासिंग ऑफ द ऑर्डर. अगर कोई एरर है जजमेंट में और साफ साफ ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है तो भी जो है सर्टियरी की जो है रिट इशू करी जा सकती है. इन सूर्यदेव राय वर्सेस रामचंद्र राय एंड others, the Supreme Court has explained the meaning, ambit and the scope of certiorari. Also, in this it was explained that certiorari is always available against the inferior courts and not against equal or higher court. ये जो writ of certiorari है हमेशा ही lower courts के लिए, inferior courts के लिए available है. Equal या high court के लिए, उससे ऊपर वाले court के लिए available नहीं है. That is, it cannot be issued by a high court against any high court or benches, much less to the Supreme Court and any of its benches. एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट के लिए सर्टियरी की रिट जो है वो इशू नहीं कर सकता. अरे मान लो कि एक हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आया, ठीक है, कोई जजमेंट आया, कोई डिसीजन आया, अब उसके अगेंस्ट आप लेकर के पहुंच गए सर्टियरी की रिट इशू करवाने के लिए, तो दूसरे हाई कोर्ट के पास आप जो है वहां पर वो रिट जो है वो इशू नहीं कर सकते हैं उस हाई कोर्ट के अगेंस्ट में. सेम गोज विद द सुप्रीम कोर्ट. The writ of certiorari cannot be issued against an individual. किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू नहीं होगी, किसी कंपनी के अगेंस्ट, एनी प्राइवेट अथॉरिटी, एन एसोसिएशन to amend an act or ordinance, an aggrieved party who has an alternative remedy. भाई अग्रीव्ड पार्टी, तुम्हारे पास कोई और दूसरी रेमेडी है, तुम इतनी बड़ी रेमेडी सीधा सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंच गए? तुम्हारे पास छोटी रेमेडी है ना, तुम छोटे कोर्ट्स में जा सकते हो. ऑल्टरनेटिव रेमेडी यू हैव तो गो देयर. तुम सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए अपना दुखड़ा लेकर के, तो आप ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्टली. देखो, जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप हर चीज लेकर के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते ना, तभी तो ऐसा हमारे सेक्शन 15 सीपीसी में बताया गया है कि आपको जो है लोअर कोर्ट्स में ही रहना है, आप ऐसे तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते. एंड इफ यू हैव एन ऑल्टरनेटिव रेमेडी देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट. तो यही यहाँ पर क्लियर किया गया है कि अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी है तो आप कृपया सर्टियरी की रिक्वेस्ट लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ना आए.
कोई इंडिविजुअल के अगेंस्ट हम नहीं इसे इशू करवा सकते हैं, किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं करा सकते, किसी प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं करा सकते। हम करा किसके लिए सकते हैं? जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल ऑर्डर्स के खिलाफ ही करा सकते हैं, और किसी के खिलाफ नहीं करा सकते। अगर हमें कोई एक्ट या ऑर्डिनेंस अमेंड कराना है तो उसके लिए भी जो है वो इसके अगेंस्ट इशू नहीं हो सकती। अब आते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन पे, ठीक है, और ये हमारी लास्ट जो है रिट है। व्हाट डज रिट ऑफ प्रोहिबिशन मीन्स? It is a writ directing a lower court to stop doing something which the law prohibits it from doing. ये रिट जो है लोअर कोर्ट को डायरेक्ट करती है कि आप रुक जाइए, ये काम मत करिए क्योंकि लॉ ने प्रोहिबिट किया है ऐसे करने से। इट्स मेन पर्पस इज टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन और फ्रॉम एक्टिंग कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नेशनल जस्टिस। क्या कहा इन्होंने? सबसे पहले तो इसको प्रोहिबिशन को याद रख लो, टू प्रोहिबिट। यहाँ पर जो हमारा हायर कोर्ट है वो प्रोहिबिट कर रहा है लोअर कोर्ट को कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, रोक रहा है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो लॉ ने प्रोहिबिट किया हुआ है करने से। मेन पर्पस क्या है? इंफीरियर कोर्ट को रोकना कि वो अपना ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड ना करे और नेचुरल जस्टिस के कॉन्ट्ररी जाकर के, अपोजिट जाकर के कोई काम ना करे। When is the writ of prohibition issued? It is issued to a lower or a subordinate court by the superior courts in order to refrain it from doing something which it is not supposed to do as per law. Lower court या subordinate court को इसको issue किया जाता है, क्यों? ताकि हम उन्हें रोक सकें कि आप कुछ भी ऐसा ना करें जो कि as per law नहीं है। It is usually issued when the lower courts act in excess of jurisdiction. Also, it can be issued if कोर्ट एक्ट्स आउटसाइड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। जब आपने अपने ज्यूरिसडिक्शन से ज़्यादा काम कर दिया या अपने ज्यूरिसडिक्शन के एकदम ही बाहर जाकर के काम कर दिया तो ये रिट इशू करी जा सकती है। ऑल्सो इट कैन बी इशूड इफ द कोर्ट एक्ट्स आउटसाइड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। अच्छा, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। एंड आफ्टर द रिट इज इशूड द लोअर कोर्ट इज बाउंड टू स्टॉप इट्स प्रोसीडिंग। और जैसे ही ये रिट इशू कर दी गई लोअर कोर्ट के खिलाफ, तुरंत वो बाउंड है कि अपनी प्रोसीडिंग को रोके एंड शुड बी इशूड बिफोर द लोअर कोर्ट पासेस एन ऑर्डर। और ये जो रिट है लोअर कोर्ट के ऑर्डर जो है पास करने से पहले इशू करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। प्रोहिबिशन इज अ रिट ऑफ प्रिवेंटिव नेचर। ये प्रिवेंटिव नेचर की रिट है कि भाई आप प्रोहिबिट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई गलत ऑर्डर पास ना हो जाए। भाई आपके पास जुरिसडिक्शन नहीं है, किसी लोअर कोर्ट के पास कोई जुरिसडिक्शन नहीं है या आप जुरिसडिक्शन के बियॉन्ड जाकर के काम कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। हर एक कोर्ट का एक जुरिसडिक्शन है, एक एम्बिट बनाया हुआ है। आप इसके बाहर जाकर के काम करोगे, इस लॉ के एम्बिट के बाहर जाकर के काम करोगे तो दिस इज नॉट राइट ना। तो इसीलिए जो है सुपीरियर कोर्ट उसको प्रिवेंट कर रही है। द प्रिंसिपल ऑफ दिस इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम बाद में उस चीज़ को सुधारें, बाद में कोई अग्रीव्ड पर्सन आए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में और कहे कि सर इनका जुरिसडिक्शन ही नहीं था, तब हम उस चीज़ को सुधारें। इससे बेटर है कि ऑर्डर आने से पहले हम उसको स्टॉप कर दें कि आप नहीं दे सकते इसका ऑर्डर। Bengal Immunity Company Limited, the Supreme Court pointed out that where an inferior tribunal is shown to have seized jurisdiction which does not belong to it, then that consideration is irrelevant and the writ of prohibition has to be issued as a right. Circumstances when the writ of prohibition cannot be issued. कब जो है writ of prohibition issue नहीं करी जा सकती? Cannot be issued when a subordinate or a tribunal court is acting within the ambit of jurisdiction. भाई वो jurisdiction के हिसाब से बेचारे काम कर रहे हैं तो फिर कोई writ issue नहीं होगी। Writ of prohibition cannot be issued in the situation of a mistake of fact or law. भाई मिस्टेक तो सबसे हो सकती है, अगर कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया या मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया तो भी प्रोहिबिशन का जो है रिट इशू नहीं किया जाएगा। अ प्रोहिबिशन इज नॉट अलाउड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज डिस्चार्जिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव और मिनिस्टीरियल फंक्शंस। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ जो है हम इस रिट को इशू नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये इंफीरियर कोर्ट्स के लिए होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पांचों रिट्स अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।